Hello everyone, today I am going to start the new video lecture 25 Indian Council Act 1909। इससे पहले हमने 24 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिए स्टार्टिंग से ही, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट से ही स्टार्ट कीजिए उनको देखना, तभी आपको इंडियन लीगल हिस्ट्री के टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से। इंडियन काउंसिल एक्ट का 1909 का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड को समझेंगे तब जाकर हमको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए बैकग्राउंड क्या है इसका। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 पर्सन थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मतलब रिफॉर्म्स किया था। दो थे, कौन थे? मोर्ले और मिंटो। मोर्ले और मिंटो को हम डिस्कस करेंगे, अभी देखते हैं। ये देखिए आ गए यहाँ पर जॉन मोर्ले, ठीक है। John Morley, an advocate, became the new Secretary of States in December 1905। जॉन मॉर्ले एक एडवोकेट थे, ठीक है, और उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था इन दिसंबर 1905 में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था स्टेट्स, ठीक है। He believed that some constitutional reforms were immediately needed to suppress the rising tide of nationalism and anti-British feelings in India। मतलब कि इन्होंने मोर्ले मिंटो ने, जो मोर्ले था, मिंटो नहीं कहेंगे, मिंटो सेकंड पर्सन से उसको हम देखेंगे। जो जॉन मोर्ले थे इन्होंने बिलीव किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि जो नेटिव्स पीपल्स थे, जो वहाँ के निवासी थे इंडिया के, उन्हें ये लगता था कि उनके अंदर मतलब कि कुछ ऐसी फीलिंग्स थी एंटी ब्रिटिश, मतलब कि वो मतलब कि उनसे उनके अगेंस्ट थे, इनके ब्रिटिशर्स के। इस वजह से वो क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की हुई थी जो नेटिव्स पीपल्स थे। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। इसी वजह से जॉन मॉर्ले ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाने के लिए किनके पास फिर क्या करा, इन्होंने नोटिस सेंड किया, मतलब कि इस मैटर को कहाँ पर उठाया? वायसराय के पास। वायसराय, इसको देखते हैं हम। ही टुक अप दिस मैटर विद द वायसराय मिस्टर मिंटो। जो मिस्टर मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो कहते हैं इनको, ये वायसराय थे उस समय जब इन्होंने इस मैटर को वायसराय के पास भेजा था, ठीक है, फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए। वायसराय कौन थे? मोर्ले, मिस्टर मिंटो। देखिए मोर्ले हो गया हमारा और मिंटो भी आ गया, तो ये इस वजह से इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि इन कॉन्सिक्वेंस लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड अ कमेटी ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद सर एटी अरुंदल एज चेयरमैन इन अगस्त 1906। इसी वजह से मतलब कि जो मोर्ले मिंटो के पास ये मैटर सेंड किया था, किसने? जॉन मोर्ले ने। तो फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो ने अपॉइंट की थी कमेटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब कि इसके अंदर इन्होंने एक चेयरमैन भी अपॉइंट किया था जिसका नाम था सर एटी अरुंदल, इनका नाम था। और कब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपॉइंट की गई थी? अगस्त 1906 में। देखिए 1905 में इन्होंने इस टॉपिक को उठाया था, मतलब कि 1905 में जॉन मोर्ले क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और 1906 में यह जो मैटर था, ये इन्होंने मैटर को सॉल्व करने के लिए, इस मैटर को इन्होंने 1906 में कमेटी अपॉइंट की थी, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अब इस कमेटी को कहा जाता था अरुंदल कमेटी, ठीक है। अरुंदल कमेटी भी इसको कहा जाता था। और इस अरुंदल कमेटी की रिपोर्ट भी थी, वो रिपोर्ट थी, देखते हैं हम इसमें क्या है। द अरुंदल कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1906। देखिए अरुंदल कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, कब करी? अक्टूबर 1906 में। और यह बनी कब थी? अगस्त 1906 में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। 2 मंथ्स का मतलब कि इसमें गैप है, तो 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी, ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल डिस्कस्ड द प्रपोजल एंड सेंट देम टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स इन मार्च 1907। मतलब कि जो 1906 में सबमिट की थी रिपोर्ट, वो कहाँ पर करी थी? गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने इसको रिपोर्ट को कहाँ पर सेंड किया, मतलब कि किसको भेजी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने क्या नाम था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे?
उनका नाम था जॉन मॉर्ले, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जॉन मॉर्ले थे वे, जिनके पास उन्होंने सेंड कर मतलब कि भेज दी थी इस रिपोर्ट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, ठीक है। कब भेजी थी? इन मार्च 1907 में, 1907 में इन्होंने रिपोर्ट को सेंड करी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि मिस्टर मॉर्ले इमीडिएटली कंसल्टेड हिज काउंसिल एंड रिटर्न दैम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस टू द लोकल गवर्नमेंट टू इनवाइट देयर ओपिनियंस। मिस्टर मॉर्ले ने जैसे ही उनके पास ये रिपोर्ट आई, उन्होंने कंसल्ट करने के लिए काउंसिल से इन्होंने जो रिपोर्ट थी उसको वापस भेजा कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर और जो लोकल गवर्नमेंट थी उनके पास, किस लिए? ताकि उनका रेफरेंस ले सके, उनके ओपिनियंस ले सके, ठीक है, उनको इस मैटर में इनवाइट कर सके और उनके ओपिनियंस इसलिए ले सके ताकि उसको अच्छे से डिस्कस किया जाए कि इसमें क्या कमी है, ठीक है। उस रिपोर्ट को इस वजह से भेज दिया था। क्लियर? क्लियर हो गए? ठीक है। इट टुक अ पीरियड ऑफ 1 year टू नो द व्यूज ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड द पब्लिक। जो ये अब तक का ये टाइम लगा है, मतलब कि कब तक का, 1906 से लेकर के 1907 तक जो ये अभी तक प्रोसीजर रहा, मतलब कि सबसे पहले मतलब कि कमेटी बनाई, उसके बाद इन्होंने कमेटी ने सबमिट की रिपोर्ट गवर्नर जनरल के पास 1906 में, ठीक है। उसको डिस्कस किया, फिर इसको डिस्कस करने के बाद इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, मतलब कि जो मॉर्ले थे, जॉन मॉर्ले, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके पास ये रिपोर्ट सेंड की, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने क्या करा, ये मतलब कि इस रिपोर्ट से कंसल्ट किया अपनी काउंसिल से, ठीक है। फिर उसके बाद इसको गवर्नमेंट को वापस भेज दिया। तो इस तरह के जितने भी प्रोसीजर था, इस प्रोसीजर को कितना टाइम लग गया था? 1 year का टाइम लग गया था, ठीक है, ओपिनियंस लेने में, उनके व्यूज़ लेने के लिए, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट से और पब्लिक से उनके व्यूज़ लेने के लिए 1 साल को उनको टाइम लग चुका था, ठीक है। फाइनली ए शॉर्ट बिल इनकॉर्पोरेटिंग द प्रपोजल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स विच बिकेम द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। और फिर फाइनली एक शॉर्ट बिल इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है, कहाँ पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसको फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या बनाया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तब जाकर ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये अब तक का हमारा क्या बैकग्राउंड था, ठीक है। और बैकग्राउंड के बाद हम आते हैं प्रोविजंस पर। क्या प्रोविजंस है इसके, ठीक है, कितने मेंबर्स थे, कैसे अपॉइंट किए जाते थे, तो ये हम सभी देखेंगे। फर्स्ट प्रोविजन है द एनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंडियन काउंसिल एक्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें भी सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस चीज़ में बनाया गया था। और इसमें इस काउंसिल में 1909 में इस एक्ट में इनको एनलार्ज कर दिया गया था, उनको मतलब उनकी पावर को और उनके फंक्शन को मतलब कि इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। वो इसका फर्स्ट पोर्शन में यही कहा गया है, जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके साइज को एनलार्ज कर दिया गया। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, स्ट्रेंथ उनकी इंक्रीज कर दी गई थी। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 to 69। मतलब कि जो इनके मेंबर्स, काउंसिल के मेंबर्स थे, उनको इंक्रीज कर दिया गया 16 to 69। मतलब कि इस एक्ट से पहले 16 मेंबर्स थे और इस एक्ट के बाद में ये 69 मेंबर्स कर दिए गए, ठीक है। 16 से हो गए ये 69। क्लियर? सच एज नाउ सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल कंटेन मेंबर्स 69। मतलब कि जो ये 69 मेंबर्स हैं उनको किस तरह से अपॉइंट किया गया और इसके अंदर कौन कौन मेंबर थे 69, ठीक है। इनको हम देखते हैं। इनका ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और इसको हम आगे भी पॉइंटों में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले प्रोविजंस में। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑर्डिनरी मेंबर्स 37 थे, ठीक है। जो 69 मेंबर्स हैं इनको डिवाइड किया गया है। ऑर्डिनरी मेंबर्स थे 37 और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे 32। जो ऑर्डिनरी मेंबर है वो ऑफिशियल ही है वैसे तो, ठीक है, ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं इसको या फिर ऑफिशियल मेंबर्स भी कह सकते हैं। ऑफिशियल मेंबर्स हो गए 37, नॉन ऑफिशियल मेंबर हो गए 32। तो टोटल कितने हो गए? 69, ठीक है, 69 हो गए।
और इसमें ऑर्डिनरी मेंबर्स को जो 37 मेंबर्स थे उनको भी आगे डिवाइड किया गया था। किस तरह से उनको अपॉइंट किया गया था मेंबर्स को? जो 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इनमें 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन थे? 1 गवर्नर जनरल हो गया, 6 ऑर्डिनरी मेंबर्स हो गए जो ऑफिशियल मेंबर्स होते थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है। ये अलग से हो गए 6 मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते थे। 1 कमांडर इन चीफ हो गए, गवर्नर ऑफ प्रोविंस वेयर मीटिंग इज हेल्ड, मतलब कि जहाँ पर भी मीटिंग और जिस प्रोविंस में मीटिंग हेल्ड की जाती थी वहाँ का गवर्नर, एक वो वाला मेंबर हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9 मेंबर हो गए, 1 और 6 7 7 8 8 9, ठीक है। 9 हो गए, 9 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हो गए हमारे, और 9 हो गए, और 9 पे फिर बचे 37 में 28 नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, इनको नॉमिनेट किया जाता था। जो 28 बचे हैं यहाँ पर इनको नॉमिनेट किया जाता था, तो नॉमिनेट ऑफिशियल्स मेंबर्स होते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी मेंबर्स, ठीक है। और उसके बाद है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स ये 32 थे, इनको 32 को आगे कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। इसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 27। देखिए इसमें जो ये 27 मेंबर्स थे इलेक्टेड थे, लेकिन ये, ठीक है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया कि ये नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ये वाले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इलेक्टेड, ठीक है। लेकिन इनको नॉमिनेट ही किया जाता था, इसमें इनको इलेक्ट नहीं किया जाता था। इस वाले फर्स्ट पॉइंट में इनको इलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो 27 मेंबर है। 13 शुड बी जनरल इलेक्टोरेट्स, 6 क्लास इलेक्टोरेट्स, 2 स्पेशल इलेक्टोरेट्स, 6 मुस्लिम इलेक्टोरेट्स, मतलब कि अलग अलग इनको स्पेशल फंक्शंस दिए गए थे इनके, जिसमें इनको डिवाइड किया गया था जो 27 मेंबर थे। 13 हो गए, 13 6 कितने हो गए? 19 और 2 21 और 6 27, ये टोटल लगा 27 इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, नॉन ऑफिशियल से थे। और सेकंड पॉइंट में क्या है कि नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेट किया जाता था 5 मेंबर्स। क्लियर हो गया ये चार्ट? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप इसको रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने, ये हमारा फर्स्ट प्रोविजन कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड प्रोविजन को देखते हैं। एनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें जो प्रोविंसेस थी उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके बारे में डिस्कस किया गया है इसमें, मतलब कि उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी प्रोविंसेस की, उनके साइज को एनलार्ज कर दिया गया था इसमें। और हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा था? जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल ओवर इंडिया में, मतलब कि एक काउंसिल थी, सुप्रीम अथॉरिटी थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। लेकिन जो प्रोविंसेस थे जैसे कि स्टेट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनके भी साइज को एनलार्ज कर दिया गया था, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट में क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाज आल्सो इंक्रीज्ड, मतलब यहाँ पर भी इनकी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को इंक्रीज कर दिया गया था, इनकी स्ट्रेंथ को, ठीक है। द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, ओडिशा मेंबर्स इंक्रीज्ड अप टू 50 एंड पंजाब, बर्मा, असम सेंट्रल प्रोविंसेस इंक्रीज्ड अप टू 30 मेंबर्स। तो इसमें देखते हैं हम कि जो प्रोविंसेस थी उनमें कैसे मेंबर्स को एनलार्ज किया गया था। जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, ओडिशा के मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया था 50 तक, ठीक है। इसके अंदर वो डिफाइन नहीं किया गया जो इस एक्ट से पहले थी उनकी मेंबर्स, उनके इस एक्ट के आने से पहले जो मेंबर्स हैं उनके उसको इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें यही डिफाइन किया गया है कि जो एक्ट के आने के बाद मेंबर की इंक्रीज कितनी हो गई थी? 50, ठीक है। और जो पंजाब, बर्मा नहीं म्यांमार कहेंगे, अभी म्यांमार है, ठीक है। पंजाब, बर्मा, आसाम सेंट्रल प्रोविंसेस इंक्रीज्ड अप टू 30 मेंबर्स, मतलब कि ये 30 मेंबर्स कर दिए गए थे इस एक्ट के आने के बाद। क्लियर? तो ये हमारा हो गया सेकंड प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसकी साइज को एनलार्ज कर दिया गया था, ठीक है। और अब हम आते हैं थर्ड प्रोविजन पर, इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि इसमें ये बताया कि जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट वे में किया जाने लगा, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद। तो देखते हैं इनडायरेक्ट वे में कैसे इलेक्शन होते थे। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन सुप्रीम एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि इस फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि इस एक्ट के इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद इसमें प्रोविजन डाल दिए गए थे कि जो इलेक्शन
जो इलेक्शन के प्रिंसिपल थे वो मतलब कि सुप्रीम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कैसे होने हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि 27 आउट ऑफ 69 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट इलेक्टोरेट्स। मतलब कि जो 69 मेंबर्स हमने ऊपर डिस्कस किए थे, देखिए दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। यहाँ पर 69 मेंबर्स, देखिए यहाँ पर ये इलेक्टेड मेंबर हो गए 27 और आउट ऑफ 69, ठीक है। तो ये 27 मतलब कि टोटल थे जो इलेक्ट किए जाते थे मेंबर्स को, क्लियर। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाज इनडायरेक्ट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट। मतलब कि जो मोर्ले मिंटो ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था वो सिस्टम ऑफ इलेक्शन का, उसमें डायरेक्ट होने की बजाय इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होने लगे, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द पीपल इलेक्टेड द मेंबर्स फॉर लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो पीपल्स थे वहाँ के रहने वाले, जो लोकल बॉडीज़ थी वहाँ की, मतलब कि जहाँ पर रहते थे, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी लोकल बॉडीज़ थी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो इस तरह की बॉडीज़ को इलेक्ट किया जाता था बाय द पीपल, ठीक है। और आगे चलकर यही बॉडीज़, जो लोकल बॉडीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये देज लोकल बॉडीज इन टर्न इलेक्टेड दी मेंबर फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं यही लोकल बॉडीज, ठीक है। आगे चलकर जब ये बन जाते हैं, मतलब कि इनको इलेक्ट करके ये आते हैं तो, ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट करते हैं आगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। द मेंबर्स सो इलेक्टेड टू द प्रोविंशियल काउंसिल फर्दर चूज द मेंबर्स फॉर सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फिर जब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं, फिर वो आगे चलकर जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो उसमें चूज करते हैं मेंबर्स को, ठीक है, उनको इलेक्ट करते हैं ये। तो ये किस तरह से इलेक्शन हो गए, ये हो गए मतलब कि ये डायरेक्ट वे में नहीं हुए, ये इनडायरेक्ट वे में हुए। किस तरह से एक बार और बता देता हूँ मैं, इस बार अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना इनको, ठीक है। देखिए सबसे पहले लोकल बॉडीज को इलेक्ट करती है पीपल, शुरू में कौन कर पीपल ही इलेक्ट करती है शुरू में लोकल बॉडीज को। म्यूनसिपैलिटीज हो गई जैसे कि, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ठीक है, इस तरह की बॉडीज को इलेक्ट करने के बाद जब ये इलेक्ट होकर आते हैं मेंबर्स, तो उसके बाद ये इलेक्ट करती हैं, इलेक्शन करती हैं किस चीज़ का, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। उनको इलेक्ट करने के बाद जब ये मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं उसके बाद ये इलेक्ट करते हैं कहाँ पर, सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स, ठीक है, इनको इलेक्ट करते हैं। तो ये किस तरह के हो गए, इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन हो गए, क्लियर हो गया। तो ये हमारा थर्ड प्रोविजन भी हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ प्रोविजन में, स्पेशल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब ये स्पेशल इलेक्टोरेट भी होते थे और सेपरेटली भी होते थे। तो देखते हैं इसमें क्या है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड दी सेपरेट एंड स्पेशल इलेक्टोरेट फॉर प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू सर्टेन क्लासेस एंड कमिटीज विद द व्यू टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। मतलब कि जो पीपल्स हैं उनके जो सेफ गार्ड्स थे, उनके जो इंटरेस्ट थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्लासेस थी, अलग अलग क्लासेस थी, जो कम्युनिटीज थी, कम्युनिटीज नहीं आएगा यहाँ पर, कम्युनिटीज आएगा, ठीक है, क्लासेस थी, कम्युनिटीज थी, अलग अलग, उसमें अलग अलग क्लासेस थी, ठीक है। तो इस वजह से उनके अलग अलग बेस पर जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किए जाने लगे, ठीक है। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, चार्ट भी दिखाते हैं यहाँ पर। इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 13 शुड बी जनरल इलेक्टोरेट्स हो गए, 6 क्लास के बेस पर इलेक्ट किए जाते थे, 2 स्पेशल इलेक्टोरेट्स और 6 मुस्लिम इलेक्टोरेट्स। तो ठीक है, ये किसके बेस पर हो गए, मतलब कि कम्युनिटीज़ के बेस पर, और जो क्लासेस होती थी उसके बेस पर अलग अलग मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे। ये फोर्थ प्रोविजन भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ प्रोविजन क्या कहता है, रिटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन साइड बाय साइड विद दैट ऑफ इलेक्शन। इसमें एक आ गया है कि इस प्रोविजन में जो इलेक्शन तो होने लगे, लेकिन क्या नॉमिनेशन की जाती थी, क्या उनको हटा दिया गया था, इलेक्शन तो किए स्टार्ट हो गए थे इस एक्ट के आने के बाद, और जो नॉमिनेशन होती थी क्या उसको ख़त्म कर दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी, नॉमिनेशन भी होती थी और इलेक्शन भी होते थे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सर्टेन मेंबर्स वर स्टिल अपॉइंटेड टू द सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बाय नॉमिनेशन। इस पॉइंट में कहा गया कि कुछ मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे नॉमिनेशन के लिए,
किसमें, जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पर नॉमिनेट किए जाते थे कुछ मेंबर, इन दोनों में भी, ठीक है। एंड नो स्पेशल क्वालिफिकेशन वर लेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर होते थे उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन, स्पेशली उनके लिए कोई कुछ नहीं थी, मतलब कि उनके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं थी फॉर नॉमिनेशन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चार्ट में देखिए यहाँ पर नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 5, ठीक है। ये वाला मेंबर हो गया हमारा, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 28 नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, ये तो एक्स ऑफिशियो हो गए, 28 हो गए नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स हो गए, और 5 थे नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, नॉमिनेट किए जाते थे 5। तो टोटल कितने हो गए? 33 हो गए हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी 5th प्रोविज़न भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने 6th प्रोविज़न पर। 6th प्रोविज़न कहता है क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू इंडियन काउंसिल एंड वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब कि जो इंडियंस हैं उनका अपॉइंटमेंट था, मतलब कि था या नहीं था इंडियन काउंसिल में या फिर वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो इसको देखते हैं हम क्या था इसमें। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू इंडियन काउंसिल एंड गवर्नर जनरल काउंसिल। हाँ, इस एक्ट के आने के बाद जो फर्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट थी इंडियंस की, उसको कर दिया गया था अपॉइंटमेंट को, किसमें? इंडियन काउंसिल में और गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है। अब इनको भी अपॉइंट किया जाने लगा इंडियंस को, इसमें गवर्नर जनरल काउंसिल एंड इंडियन काउंसिल में, ठीक है। मिस्टर केसी गुप्ता, ए हिंदू सिविलियन, एंड शेद हुसैन बिलग्रामी, द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मतलब कि जो फर्स्ट टाइम अपॉइंट किए गए थे ये उनके नाम है मिस्टर केसी गुप्ता, जो कि एक हिंदू सिविलियन थे, ठीक है। और शेद हुसैन बिलग्रामी जो प्रिंसिपल एडवाइज़र थे किसके? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के, ठीक है। ये 2 पर्सन्स अपॉइंट किए गए थे इस एक्ट के आने के बाद, इंडियन काउंसिल एक्ट के। ये इंडियंस से दोनों, ठीक है। अब इंडियंस को भी अपॉइंट किया जाने लगा काउंसिल में। तो ये हमारा 6th प्रोविज़न हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं 7th प्रोविज़न पर, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव। इसमें कहा गया कि जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव थी उनको एनलार्ज कर दिया गया था, उनकी पावर को, मतलब ये उनके फंक्शन को कहेंगे, उनके फंक्शन को एनलार्ज कर दिया गया था। अंडर दिस एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वॉज इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कौन से प्रोविंसेस की? बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, जो प्रोविंसेस थी 3, वहाँ पर उनके मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया था। पहले तो 2 थे और फिर उनको 4 कर दिया गया, ठीक है। 4 मेंबर्स थे अब इस एक्ट के आने के बाद। तो ये एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, हमने ऊपर लेजिस्लेटिव से रिलेटेड बात की है, ठीक है। ये सभी लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर सेलेक्ट होते थे। तो ये जितने भी हमने ऊपर के देखे ये वैसे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से थे, लेकिन अभी आ गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसमें 4 मेंबर कर दिए गए थे। एंड फ्रॉम देम एटलीस्ट 2 वर टू बी द पर्सन हु हैड बीन इन द सर्विस ऑफ द क्राउन फॉर एटलीस्ट 10 years। इसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए थे जो कि सर्विस करते हो क्राउन में, और उसको वहाँ पर कम से कम 10 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सर्विस होती है क्राउन की, उसके अंदर उसको जो क्राउन जो मेजेस्टी कहाँ पर थी? इंग्लैंड में, वहाँ पर उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 मेंबर्स वही उसमें होने चाहिए थे और वो नेसेसरी थे, ठीक है। और 2 कोई भी हो सकते थे, ठीक है। तो ये 4 मेंबर हो गए टोटल। तो ये हमारा एनलार्जमेंट ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने लास्ट प्रोविज़न पर, एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स। देखिए इस प्रोविज़न में कहा है कि काउंसिल के फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया गया था, फैला दिया गया था, ठीक है। फंक्शन की बात हुई है, इसमें पावर की बात नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखते हैं इसमें क्या था। दिस एक्ट ऑल्सो एक्सपेंडेड द फंक्शन ऑफ द काउंसिल। इसमें काउंसिल के फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया गया था। द फंक्शंस ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर मेनली एनलार्ज्ड इन 3 एस्पेक्ट। जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और जो लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके फंक्शन को
3 एस्पेक्ट थे इसके, उनको एनलार्ज किया गया था इन 3 एस्पेक्ट में। वो कौन कौन से? डिस्कशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल बजट, मतलब कि वो डिस्कस कर सकते थे अब जो एनुअल फाइनेंशियल बजट था, ठीक है। सेकंड में है डिस्कशन ऑन एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, अब वे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में जनरली अब वे डिस्कस कर सकते हैं इस मैटर में, ठीक है। और इंटरेस्ट एंड आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि उन पब्लिक के इंटरेस्ट में और बेनिफिट के लिए मतलब कि कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं पब्लिक, मतलब कि पब्लिक उनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकती थी, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को एनलार्ज किया गया था, एक्सपेंड किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा 8th प्रोविज़न भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आते हैं अपने अप्रेजल में। अप्रेजल मतलब कि क्या जजमेंट निकली थी इसमें, मतलब कि क्या इसमें मूल्यांकन किया गया। राइट ऑफ आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूविंग ऑफ रिजोल्यूशंस। फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि अब इस काउंसिल के एक्ट के आने के बाद उनसे जो काउंसिल थी उनसे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बेसिस पर पूछे जाने लगे क्वेश्चंस, ठीक है, बाय द पब्लिक। और जो रिजोल्यूशन थे उनको मूव किया जाने लगा, ठीक है, अपनी अथॉरिटी के बेसिस पर, सबऑर्डिनेट बेसिस पर, सुप्रीम बेसिस पर, ठीक है, इस तरह से। और सेकंड में कहा गया कि अपॉर्चुनिटी टू इंडियन, मतलब कि इंडियन को अपॉर्चुनिटी मिली, जिस तरीके से हमने अभी देखा था ऊपर, जो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी इंडियंस को, किसमें? वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इंडियन काउंसिल में, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पर 2 पर्सन्स भी देखे थे जिनको अपॉइंट फर्स्ट टाइम किया गया था। तो यही इसमें सेकंड पॉइंट में कहा गया अपॉर्चुनिटी टू इंडियंस। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि डिफरेंट क्लासेस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जितने भी क्लासेस थी उनको डिफरेंट बेसिस पर रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। मुस्लिम बेसिस पर भी देखा था ना हमने, जैसे स्टार्ट में देखा था हमने, कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर 6 मुस्लिम इलेक्टोरेट्स कर सकते थे, ठीक है। 2 स्पेशल इलेक्टोरेट्स हो गए, 6 क्लास बेस पर इलेक्टोरेट्स किए जाते थे, ठीक है, ठीक है। और 13 शुड भी जनरल बेसिस पर। तो इस तरह से ये अपॉइंट किए जाते थे, डिफरेंट क्लासेस रिप्रेजेंट किया गया था। क्लियर हो गया? तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे सभी लेक्चर्स देखने हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करनी है देखने, तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।